दो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट, चाहे बोल दो प्रिलिमिनरी चैप्टर, या फिर बोल दो एक तरह से डेफिनेशन वाली बातें इसमें जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ध्यान रखना। एक मिनट यार। यस, एक मिनट, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन में अपने कुछ एक बेसिक बातें पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहली बात आती है, जो ध्यान रखना कि ये एक्ट अप्लाई कब हो, किसको होता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ को या पूरे इंडिया को, ये एक्ट फोर्स में कब आया, दूसरी बात, एंड इस एक्ट को लेकर रूल बनाने की पावर किसके पास है, रूल मेकिंग पावर, रूल मेकिंग पावर। अब ध्यान देना, ये जो एक्ट है आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1870 का ये एक्ट है। ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया को लगता है, पूरे इंडिया को। ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि अपन लोग छत्तीसगढ़ के हिसाब से पढ़ते हैं तो पूछ लेता है। ये एक्ट फोर्स में कब आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, 1 अप्रैल 1870। अब आती है रूल मेकिंग पावर, ध्यान देना। रूल मेकिंग पावर का मतलब कुछ ऐसा सा होता है, एक्ट नंबर नहीं पूछा जाता, बट फिर भी अगर आपको एक्ट नंबर है तो ये मतलब उस समय रोमन नंबर चलते थे। दिस इज एक्ट नंबर 7 ऑफ 1870, एक्ट नंबर 7, अगर फिर भी देखना है तो, ठीक है। ओके, राहुल इंडेक्स अपने बता चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको क्लास के बाद दोबारा बता दूंगा, ठीक है। क्लास के बाद दोबारा बता दूंगा आपको मैं इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स 2-3 बार बात कर चुके हैं, तो बाकी लोग थोड़े मतलब बोर सा फील करेंगे ना, तो मैं आपको क्लास के बाद दोबारा बता दूंगा। 1 अप्रैल, 11 मार्च कहां पढ़ लिया आपने भाई? आपने 11 मार्च कहां पढ़ा है? 11 मार्च है, मैं बता देता हूँ 11 मार्च, बट आपने 11 मार्च वो जो डब्बे में लिखा होता है वो पढ़ा है आपने? वो जो आपने डब्बे में लिखा है वो पढ़ा है 11 मार्च? हाँ जी बिल्कुल। जो डब्बे वाली तारीख होती है ना, जो डब्बे में लिखी होती है, वो होती है जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है। डब्बे वाली तारीख, जो डब्बे वाली है ना, क्योंकि मैं उसको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जो डब्बे में लिखी होती है ना, ब्रैकेट होता है जो, उसके वो जो तारीख होती है ना, वो 11 मार्च वाली, वो डेट होती है जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है। क्योंकि बिल जो होता है ना, एक जैसे अपने नॉर्मली ऑनलाइन जब अपने बेरेक निकालते हैं तो एक वो व्हाइट पेज पे और ऐसे व्हाइट और ब्लैक फॉर्मेट में निकालते हैं ना, तो वो ऑफिशियल गैजेट की कॉपी निकालते हैं अपने नेट पे जो अवेलेबल होती है। तो इसीलिए जो गैजेट होता है ना, वो एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट पे क्या है, सबसे पहले ये तारीख लिखते हैं कि गैजेट किस दिन पेश किया जा रहा है। ओके, तो फोर्स हुआ 1 अप्रैल में। अब आते हैं रूल मेकिंग पावर। एक्चुअली ना एक क्वेश्चन आता है कि कोर्ट फीस एक्ट के अंदर रूल मेकिंग पावर किसके पास है। पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना, कोर्ट फीस एक्ट के अंदर रूल मेकिंग पावर किसके पास है। ऑप्शन होते हैं कुछ इस तरह से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, आपका प्रेसिडेंट। ऐसे करके ना 4 ऑप्शन होते हैं। सही आंसर क्या होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब हम सोचते हैं यार ये बात इन्होंने कहाँ लिखी है। एक्चुअली में ये बात क्लियरली कहीं नहीं लिखी है, पर हम जब भी कोर्ट फीस एक्ट पढ़ेंगे, हम कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे कि भाई जैसे एक एग्जांपल है कि भाई कोर्ट फीस एक्ट जो आप शेड्यूल पढ़ते हो ना, उसमें जो फीस लिखी हुई है, उन उस अमाउंट ऑफ फीस को बढ़ाने की पावर, शेड्यूल के अंदर जो फीस बताई गई है उस अमाउंट को बढ़ाने की पावर, उस अमाउंट को घटाने की पावर, रिड्यूस करने की पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। ये हम सेक्शन, अभी चाहे मत ध्यान देना सेक्शन नंबर पे, बट सेक्शन 35 एक ऐसा है जहां पे है। और भी हम कई जगह पढ़ेंगे कि कोई बात, कोई ऐसा चीज है जिसपे फीस नहीं बताई है, उस चीज को लेकर रूल बनाने की पावर, ठीक है, किसी मान लो फीस कैसे कलेक्ट हो सकती है, उस चीज को रूल बनाने की पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है,
हालांकि हम अभी इसको लेकर डेफिनेशन नंबर भी पढ़ेंगे, पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमेशा ध्यान रखना, लॉ के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब एक ही होता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लॉ के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि भैया अगर जो मामला है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर है तो रूल मेकिंग पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जो मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट का है तो रूल मेकिंग पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये क्या मतलब होता है भाई, देखो ऐसा है, जैसे कोर्ट फीस एक्ट को लेकर बात करता हूं भाई, अगर तो जो कागज पेश किया जा रहा है वो ऐसी किसी अथॉरिटी के सामने पेश किया जा रहा है जो अथॉरिटी स्टेट के हाथ में आती है, जैसे कि आपकी लोअर जुडिशरी, जैसे कि आपका हाई कोर्ट बोल दो, ठीक है, ये क्या स्टेट की, ये स्टेट की मशीनरीज है, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई रूल मेकिंग पावर बनानी है तो कौन बनाएगा इन चीजों के लिए जो कोर्ट फीस फिक्स की गई है। मान लो आप जज बनते हो, ठीक है, आप जेएम बनते हो, तो आप किसकी, आपका जो कोर्ट स्टेब्लिश करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। लोअर जुडिशरी किस स्टेट में कितने कोर्ट होंगे, कहां पर कौन सा कोर्ट होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। आज आपकी कोर्ट में फीस चल रही है 40 रुपए किसी का कागज को लेकर, किसी भी कागज ले लेना, ठीक है। अब वो फीस को बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि जो मैटर है, या फिर ये बोल दो कि जो कोर्ट है जिसको लेकर वो फीस बढ़ाई या घटाई जा रही है, जिस डिपार्टमेंट जिस अथॉरिटी को लेकर फीस बढ़ाई या घटाई जा रही है, वो अथॉरिटी किसके कंट्रोल में है, वो अथॉरिटी किसके अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हुई स्टेट गवर्नमेंट। पर वही सोचो अगर वो कागज ऐसी किसी डिपार्टमेंट में पेश होना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो जी, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेट्स टेक एज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। लेट्स टेक एज आप ले लो कि भाई ये जो क्या कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस के जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये ले लो, ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट होते हैं जो डायरेक्ट सेंटर से होते हैं, ठीक है, उनमें जो केस चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट एज दिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, लेट्स टेक इट एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, ठीक है। अब इनके अंदर केस चलते हैं, इनकी खुद की कोर्ट्स में केस चलते हैं। लेट्स टेक आपका, हालांकि एग्जांपल ले रहा हूं, लगता नहीं है, ये कोर्ट मार्शल, आर्मी कोर्ट जो होती है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब वहां पर अगर कोर्ट फीस को लेकर, वहां पर जो फीस लग रही है उनको लेकर कोई फीस बढ़ानी घटानी है तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान देना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हालांकि एक ही मतलब होता है सब जगह, कानून में अपने लॉ के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यही है कि भैया अगर मामला स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, अगर मामला सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। यहां हम कैसे पढ़ते हैं कि भाई कोर्ट फीस एक्ट के अंदर रूल मेकिंग पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, मतलब कि अगर जो आप रूल बना रहे हो वो स्टेट गवर्नमेंट को लेकर है, वो रूल ऐसी चीज को लेकर है, ऐसे डिपार्टमेंट को लेकर है जो डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकती। अगर रूल बनाना है ऐसे किसी डिपार्टमेंट को लेकर, ऐसी किसी अथॉरिटी को लेकर, ऐसे किसी मैटर को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो रूल कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको लेकर कोई भी डाउट, ताकि फिर अपने लिख सकें कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, रूल मेकिंग पावर किसके पास है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ध्यान देना, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपसे दो तरह से पूछी जाती है, एक तो ये आंसर होता है, एक इसका और तरीका होता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। या तो वो ऐसे लिखेगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर इसकी जगह लिखेगा बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, क्योंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में है तो दोनों ही ना, एक तरह से सेंट्रल और स्टेट दोनों। तो रूल मेकिंग पावर किसके पास है, कोर्ट फीस एक्ट के अंदर दोनों के पास, जिसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों आते हैं। बट दोनों ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है, स्टेट नहीं, दोनों का मतलब ये है कि स्टेट का मैटर है तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा, सेंटर का मैटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। इसको लेकर कोई भी डाउट, ये क्वेश्चन आया हुआ है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाला।
ठीक है, अब आ जाइए कुछ इसके ना डेफिनेशन बोल सकते हो आप। हालांकि इसमें डेफिनेशन का पार्ट है नहीं, मतलब इस एक्ट के अंदर डेफिनेशन नाम का सेक्शन नहीं है, पर इसके अंदर ना फिर भी 2 डेफिनेशन बताई गई है। सेक्शन 1 तो सिर्फ नॉर्मल है कि एक्ट कब आया, एक्ट कहां लगता है। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। 1A एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन करता है, ध्यान देना, ठीक है। हालांकि अपने बात कर चुके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, पर अगर वो पूछे डिफाइन कहां है 1A। 1B 2 वर्ड को डिफाइन करता है, एक सूट, एक मेमोरेंडम ऑफ अपील। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ऑफ अपील। और ये यहां इन्होंने डिफाइन किया क्यों है। हम ना 2 बातें पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे कि भैया ऐसा है, अगर आप सूट फाइल करते हो और सूट इस चीज को लेकर है तो उसकी कोर्ट फीस होगी, उस चीज की कोर्ट फीस होगी इतनी। क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आप कोई सूट फाइल करते हो रिलेटिंग, एग्जाम्पल ले रहा हूं ऐसे, रिलेटिंग टू मेंटेनेंस, तो उसकी कोर्ट फीस होगी 5 रुपए। 5 रुपए। अब बात ये उठती है कि यार सूट को लेकर तो कोर्ट फीस बताई है, अगर कोई बंदा ना अपील फाइल करता है, जो भी मेंटेनेंस का ऑर्डर आता है उसके खिलाफ अपील फाइल करता है, उसकी कोर्ट फीस नहीं बताई इन्होंने कितनी होगी। तो कानून कहता है भाई ऐसे थोड़ी होता है, कोर्ट फीस लगेगी नहीं। आपने सूट को लेकर तो कोर्ट फीस बता रखी है कि सूट मतलब भाई अगर आप जब केस फाइल करते हो और अगर उसके खिलाफ उसी केस में अगर आप अपील में जाते हो तो कोर्ट फीस बताई नहीं हुई है। ठीक है जी, एक चीज, एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना, थोड़ा सा समझने वाला है, डाउट हो तो पूछ लेना। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ अपील। एक प्रक्रिया बता देता हूं, हम इसको सीपीसी में पढ़ते हैं, पहले गौर से सुन लेना, डाउट रहे तो पूछ लेना। 2 पार्टीज होती है भाई अपील के अंदर, बोल रहा हूं केस के अंदर, डायरेक्ट अपील में। भाई मान लो एक है ए, एक है बी, ठीक है। ए ना अपील में गया, मान लो आप हो, लेट्स टेक इट एज निदा ले लेते हैं, ठीक है। निदा है, सिविल का केस ले रहा हूं, ठीक है। निदा है सिविल जज, सिविल जज जूनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन। इन्होंने एक डिसीजन फाइल किया, डिसीजन दिया, केस था ए वर्सेस बी। ए वर्सेस बी को प्रॉपर्टी का केस था, प्रॉपर्टी का केस था। जब इन्होंने प्रॉपर्टी का केस था उसके अंदर ए वर्सेस बी का मामला था, ए कह रहा था प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा था प्रॉपर्टी मेरी है। इन्होंने ये डिक्री सुना दी या फैसला सुना दिया कि भैया प्रॉपर्टी है बी की। किसकी है प्रॉपर्टी? बी की। ठीक है, अब ये ए के खिलाफ फैसला था, ए चला गया अपील में। ए क्या चला गया? अपील में। ध्यान देना, ए क्या चला गया? अपील में। कैसे, क्या, किस चीज को लेकर अपील में चला गया? कि सर मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। ए अपील में चला गया टू राहुल, लेट्स टेक इट एज डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज। अब यहां क्या है, अपील में कौन गया? ए। तो हम क्या मानते हैं, हम कहते हैं यार अपील में ए गया मतलब कोर्ट सिर्फ ए की बात सुनेगी। ए क्या बोल रहा है, कोर्ट सिर्फ यही बातें सुनेगी। ए कह रहा है कि सर मैं डिक्री से संतुष्ट नहीं हूं। क्यों संतुष्ट नहीं हूं, क्यों आपको लगता है डिक्री बदली जाए? और बी को क्या बोलेगी कि तुम बताओ कि डिक्री क्यों ना बदली जाए। दे तो ठीक है, आप कह रहे हो, ये मानते हैं हम कि ये ए की राइट ऑफ अपील है कि कोर्ट ए को सुनेगी और बी को सुनेगी किस बात पे, कि फैसला बदलना है या नहीं बदलना। पर बी के पास भी एक राइट होता है अपील के अंदर ही। हालांकि बी ने अपील नहीं की है, अपील में ए गया है, बी के पास भी एक राइट होता है, राइट ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये क्या होता है जी? बी भी ये कह सकता है कि सर जिस फैसले के खिलाफ अपील हो रही है ना, मान लो केस था, जिस केस के खिलाफ अपील हो रही है, उस केस में 4 बातों पे फैसला आया है, 4 बातों पे फैसला आया, ठीक है। ये फैसला मेरे फेवर में गया है, ये फैसला मेरे फेवर में गया है, ये फैसला ए के फेवर में गया है। मैं इस फैसले से मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, मैं भी कहता हूं कि ये बात भी मेरे फेवर में आनी चाहिए। इन शॉर्ट कानून कहता है कि भैया सिविल केस के अंदर जो पार्टी अपील में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही ऑब्जेक्शन कर सकती है या सिर्फ वही केस को लेकर ऑब्जेक्शन डाल सकती है। नहीं, जिसने अपील नहीं भी की है ना, वो भी अपील के दौरान ये रेज कर सकता है, वो भी कह सकता है कि सर मैं भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं हूं। इसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शन, राइट ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। ठीक है,
एक चीज, ये बात समझ आई कि क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या है? दोबारा बता देता हूं एक बार, फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। दो चीजें होती है, एक तो होती है मेमोरेंडम ऑफ अपील, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। मेमोरेंडम का मतलब होता है एप्लीकेशन, नॉर्म देसी भाषा में बोलता हूं, एप्लीकेशन फॉर अपील, एप्लीकेशन फॉर क्रॉस ऑब्जेक्शन। एप्लीकेशन फॉर अपील तो ये होता है भाई जिसके खिलाफ फैसला आता है वो अपील में जाता है, फिर कोर्ट उसको सुनती है कि भाई तुम क्यों कह रहे हो, तुम फैसले से क्यों संतुष्ट नहीं हो, क्यों तुम ये कहना चाहते हो कि नहीं सर मैं फैसला उसके खिलाफ जाता हूं या फैसला सही नहीं है। तो अपील में तो ऐसा होता है कि जो अपील में जा रहा है वो तो जो भी फैसला है उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन कर सकता है। पर कानून कहता है नहीं, वो तो कर ही सकता है जो अपील में जा रहे हैं। जो अपील में नहीं भी गया ना, जो अपील में नहीं भी गया वो भी अपील के दौरान ला सकता है कि सर मैं भी किसी फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। उसको भी ये अधिकार है कि वो बोल सकता है कि सर पिछले केस में हालांकि फैसला मेरे फेवर में आया है, पर पिछले केस में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात थी जो मेरे फेवर में नहीं थी, जिस चीज को लेकर फैसला मेरे फेवर में नहीं हुआ, मैं भी उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करना चाहता हूं। तो कानून कहता है कोई बात नहीं, आपको अलग से अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप इसी अपील के अंदर ले आओ। इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। इसको लेकर कोई भी डाउट, ताकि मैं आगे बता सकूं कि भाई ये अपने ये क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक एग्जाम्पल ही दे देता हूं, ठीक है। लेट्स टेक ए केस बिटवीन ए वर्सेस बी। प्रॉपर्टी का केस है, प्रॉपर्टी का केस है, ठीक है। अब क्या हुआ जी, ए वर्सेस बी प्रॉपर्टी का केस। केस क्या है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ए कह रहा है मेरी है, बी कह रहा है मेरी है, ठीक है। कोर्ट है, छत्तीसगढ़ की कोर्ट है रांची। रांची गया, और छत्तीसगढ़ का कोई शहर का क्या नाम है, कुछ पता है क्या? छत्तीसगढ़ की सिटीज का कोई नाम बता दो यार, दो चार शहरों के नाम बता दो। रायपुर और कोई दो तीन बता दो। रायपुर के अलावा भी एक दो कोई और बता दो। दुर्ग हो गया, ठीक है, बस ठीक है, इतना ही चाहिए, धन्यवाद। अब आ जाओ, बस इतना तो बहुत है, अपने इतने में तो अपने एग्जाम्पल पूरा खत्म कर देंगे। लो भाई, ए वर्सेस बी का केस चल रहा था दुर्ग की कोर्ट में, ठीक है। दुर्ग की कोर्ट में केस चल रहा था। ए कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है। कोर्ट ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी है बी की, प्रॉपर्टी है बी की। अब यहां पर कोर्ट, दुर्ग की कोर्ट ने कह दिया प्रॉपर्टी बी की है, तो ए के पास अपील है, ए है राइट ऑफ अपील। राइट ऑफ अपील ए के पास है, बिल्कुल है जी। ए अपील में चला गया, ए ने अपील कर दी टू कोर्ट ऑफ रायपुर, रायपुर डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो है अपील कर दी। क्या कह दिया कि सर मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं, मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। तो डी के ए के पास राइट ऑफ अपील थी, इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ अपील ए की, राइट ऑफ अपील। और ए जो इस अपील के लिए पेटिशन फाइल करता है, उस पेटिशन को, जो एप्लीकेशन फाइल करता है, उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील। अब नॉर्मली अपील किसने फाइल की है? ए ने। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ए जो है, जो यहाँ पर ये वाला जो दुर्ग कोर्ट ने जो केस था उसमें जो उन्होंने जो जो बातें बोली थी, ए इनके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। जो जो यहाँ बातें बोली गई थी उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, बोल सकता है कि मैं किन किन चीजों से संतुष्ट नहीं हूं और क्यों नहीं हूं। कानून कहता है बिल्कुल जी, ये इसकी राइट ऑफ अपील है, ऑब्जेक्शन की। पर कानून ये भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि बी, जो बी है जिसके फेवर में ये केस है, कि वो भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। बी भी अपील के दौरान ये बोल सकता है, बी के पास भी राइट होगी कि वो भी ये कह सकता है कि सर जो दुर्ग कोर्ट ने फैसला सुनाया था ना, मैं भी उस केस में कुछ पॉइंट्स पे संतुष्ट नहीं हूं। भाई मान लो दुर्ग कोर्ट ने, जो दुर्ग कोर्ट है, दुर्ग कोर्ट ने कह दिया बी को कि तुम ए को
500 रुपए दोगे, किसी भी वजह से कंपेंसेशन लगा दिया, तो बी वहां पर अपील में बोल सकता है कि सर मैं भी इस बात से संतुष्ट नहीं हूं, मैं क्यों 500 रुपए दूं। कोई ग्राउंड ले आएगा वो कि सर मैं भी इस ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता हूं। तो कानून कहता है कि भाई अपील का मतलब ये नहीं है कि जो पार्टी अपील में जा रही है, मान लो यहाँ ए अपील में जा रहा है तो सिर्फ ए ही ऑब्जेक्शन कर सकता है, ए ही जो केस है उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसके खिलाफ जितने भी पॉइंट है उन पॉइंटों पर ऑब्जेक्शन नहीं। चाहे ए अपील में गया है पर जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ अपील हुई है वो भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है। वो भी जो पहला केस था जिसके फैसले के खिलाफ अपील हो रही है, वो पार्टी भी जिसके खिलाफ अपील हुई है, वो पार्टी भी अगर किसी पॉइंट से संतुष्ट नहीं है ना, वो भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है उसी सेम अपील में। हालांकि पार्टी अपील में नहीं गई है, बी अपील में नहीं गया, अपील में नहीं, अपील तो हो रही है ना, अपील में तो अपील का मामला तो आ गया ना, तो वहां पर जो अपील में आया है वो तो रेज कर ही सकता है ऑब्जेक्शन, वो तो केस के फैसले के खिलाफ आ ही सकता है। पर चाहे जिसने अपील नहीं भी की है, पर वो पार्टी तो है अपील के अंदर, वो भी अगर वो किसी पॉइंट से संतुष्ट नहीं है पिछले कोर्ट के, तो वो भी यहाँ ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है उस पॉइंट पे। इस अधिकार को, बी के इस अधिकार को हम बोलते हैं राइट ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, राइट ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये अधिकार क्यों दिया गया? कानून कहता है भाई देखो बी किसी पॉइंट से संतुष्ट नहीं था, तो ऑब्वियस है कि बी भी यहां पर अपील कर सकता था। बी किसी पॉइंट से संतुष्ट नहीं था तो ऑब्वियस है कि बी भी अपील कर सकता था। तो अगर बी अपील करता तो ऐसा होता कि एक अपील ए फाइल करता, एक अपील बी फाइल करता और लगभग सेम बातों पर अपील होती, सेम केस, सेम फैक्ट, सेम बातों पे। तो इसीलिए एक ही जगह सारा कुछ डिसाइड हो जाए, इसीलिए ये है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो अपने ये बोलते हैं कि जो अपील में जाता है सिर्फ वही ऑब्जेक्शन रेज करता है। नहीं सर, जो अपील में जाता है वो तो चलो ऑब्जेक्शन रेज कर ही सकता है, पर उस अपील के अंदर अगर कोई दूसरी पार्टी है ना जिसके खिलाफ अपील हुई है, भाई डिसीजन उसके फेवर में होता है, भाई यहाँ पर डिसीजन बी के फेवर में हुआ है तो अपील एक तरह से बी के खिलाफ हुई है, तो जिसके खिलाफ अपील हुई है ना वो भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये हम जब हम अपील पढ़ेंगे ना सीपीसी में तब अपने ये बात करेंगे। ये बात समझ आई? मान लो आपके खिलाफ कभी कोई सिविल केस होता है और सिविल केस का फेवर आपके फेवर में आ जाता है, मतलब सिविल केस का डिसीजन आपके फेवर में आ गया, उसके बाद पार्टी अपील में चली गई, तो ऐसे नहीं है कि आप अपील में सिर्फ अपने आप को डिफेंड ही करोगे। ये क्या कह रहा है कि अपील में आप सिर्फ डिफेंड ही करोगे, नहीं सर डिसीजन तो मेरे फेवर में है, ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, देखिए कैसे मेरे फेवर में है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप भी, आपके पास भी अगर कोई पॉइंट ऑफ अटैक है, आप भी अगर ये कहना चाहते हो कि सर मैं केस को डिफेंड तो करूंगा या करूंगी कि केस मेरे फेवर में जो है वो सही हुआ है, पर आपके पास भी अगर कोई पॉइंट ऑफ अटैक है, आपके पास भी है कि हाँ सर मैं डिफेंड तो कर ही रही हूँ और मैं भी ये कह रही हूँ कि पिछली कोर्ट में एक बात थी, एक डिसीजन था, एक ऑर्डर था जो मेरे खिलाफ गया था और वो ऑर्डर गलत था, आप उस ऑर्डर को भी कैंसिल करो, आप उस पर भी चेक करो, तो आप ये भी कर सकते हो। दिस इज क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो कानून कहता है भाई ये बात समझ गए। अब आते हैं भाई हम इतनी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शन, अपील, ये फलाना ढिमकाना। तो यहां पर दो बातें हैं। कानून कहता है, जो कोर्ट फीस एक्ट कहता है, सॉरी, कि भाई जो सूट को लेकर फीस है ना, वही फीस अपील में भी लगेगी। मान लीजिए अगर बोला गया है कि मेंटेनेंस सूट की अपील है 5 रुपए और मेंटेनेंस के ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील, हालांकि अपील हो नहीं सकती है, वैसी बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, इसकी कोर्ट फीस है 5 रुपए। अगर तो शेड्यूल में बताया गया है कि अगर आप इसके खिलाफ अपील करते हो तो इतनी फीस लगी, तब तो बात ही खत्म। बट अगर नहीं बताया गया है तब क्या करेंगे? अगर नहीं बताया गया है तब क्या करेंगे? तब हम इसी को बराबर मान लें भाई, अपील अगेंस्ट रिकवरी ऑफ मनी का ऑर्डर, उसमें कितनी कोर्ट फीस लगेगी? 5 रुपए। क्यों? क्योंकि कुछ बताया नहीं गया। यह हम कैसे निकालते हैं? कानून कहता है भैया सूट जो वर्ड है उसी के अंदर अपील भी आता है। तो जहां पर सूट को लेकर बात बताई गई है, ओरिजिनल सूट जब फाइल होगा कितनी फीस बताई गई है, और अपील को लेकर फीस नहीं बताई गई, तो अपील और सूट की फीस आप बराबर मान लेना। दूसरी बात, मेमोरेंडम ऑफ अपील। जहां मेमोरेंडम ऑफ अपील की अगर आप अपील फाइल करते हो तो मेमोरेंडम पे, मेमोरेंडम मतलब पेटिशन,
जहां मेमोरेंडम ऑफ अपील को लेकर फीस बताई गई है कि अगर आप अपील फाइल करते हो तो पेटिशन के समय इतनी फीस देनी है, फॉर एग्जाम्पल ₹5। तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन अगर आप फाइल करते हो तो वो भी एक तरह की एप्लीकेशन या पेटिशन होती है, तो क्रॉस ऑब्जेक्शन की भी फीस होगी ₹5। तो जहां भी आप पूरे शेड्यूल में जहां भी फीस पढ़ते हो तो सूट की फीस, द टर्म सूट इंक्लूड्स अपील। जहां भी आप टर्म पढ़ोगे मेमोरेंडम ऑफ अपील, इट इंक्लूड्स मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। अब इसका मतलब कैसे निकलता है, ध्यान देना। लेट्स टेक इट एज, आपसे बोला गया कि भैया ऐसा है, कोई बंदा अगर अपील करता है ना, अपील करता है इन दिस व्हाट वी कॉल सूट फॉर फोरक्लोजर, मोर्टगेज का जो सूट होता है ना, उसके अंदर अगर वो अपील करता है तो मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करते टाइम, मेमोरेंडम मतलब पेटिशन ऑफ अपील, अपील वाली जो एप्लीकेशन है वो फाइल करते टाइम उसको ₹50 देने होंगे। आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए अगर उसी केस में जो सामने वाली पार्टी है वो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करती है तो उसको कितने पैसे देने होंगे, उसको कितनी फीस देनी होगी, देनी भी होगी कि नहीं, बताइए बताइए। अगर कोई पार्टी अपील फाइल करती है और उसमें लिखा गया है, आपके कोर्ट फीस एक्ट में लिखा गया है कि अगर पार्टी अपील फाइल करती है तो अपील फाइल करते टाइम जो वो मेमोरेंडम जो पेटिशन फाइल करती है उस पेटिशन के समय, पेटिशन कोर्ट में फाइल करते समय उसको ₹50 जमा कराने हैं, कोर्ट फीस पे करनी है। तो ये बताइए अगर उसी केस के अंदर सामने वाली पार्टी क्रॉस ऑब्जेक्शन का एप्लीकेशन डाल रही है, पेटिशन डाल रही है, तो उसको कितनी फीस देनी है। यस, कहां से पढ़ा हमने, हमने ये बात पढ़ी, हमने ये बात कहां से पढ़ी कि मेमोरेंडम ऑफ अपील की जितनी फीस होगी उतनी क्रॉस ऑब्जेक्शन की होगी, सूट की जितनी अपील फीस होगी उतनी अपील की होगी। ये बात हमने कहां से पढ़ी, और ये बात अपने कब लगाते हैं, अगर अपील को लेकर क्रॉस ऑब्जेक्शन को लेकर तो ऑब्वियस नहीं है, अगर अपील को लेकर अलग से फीस का अमाउंट नहीं बताया गया। तो ये बात हम कहां से लाते हैं, ये बात हम लाते हैं सेक्शन 1B से। सेक्शन 1B जो बोलता है कि भाई सूट इंक्लूड अपील, जो बोलता है मेमोरेंडम ऑफ अपील इंक्लूड मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, सूट वर्ड कहां डिफाइंड है, मेमोरेंडम ऑफ अपील वर्ड कहां डिफाइंड है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन अपील के अंदर क्या, मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या चीज इंक्लूड मानी जाती है, सूट में क्या चीज इंक्लूड मानी जाती है। एंड देन 1A अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां डिफाइंड है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें आती है, कहां गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें आती है। अब ध्यान देना भाई, ये तो हुई बेसिक बात है और यहां से जो जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन सुन लेना जो बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कोर्ट फीस एक्ट फोर्स में कब आया था, एक। दूसरा, कोर्ट फीस एक्ट पूरे इंडिया को लगता है। तीसरा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिफाइन कहां है। चौथा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। पांचवा, सूट वर्ड मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन कहां डिफाइंड है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। ओके, ये अभी तक की अपने इतनी बातें पढ़ी हैं। अब यहां से अपना कोर्ट फीस एक्ट चालू होता है। ये तो अपनी कुछ बेसिक बातें अपने ने पढ़ी भी, कोर्ट फीस एक्ट में क्या क्या बेसिक चीजें हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है, ये सब चीजें। अब आते हैं मुद्दे पे। हमने कोर्ट फीस एक्ट जब चालू किया तब अपने ने बोला कि यार कोर्ट फीस एक्ट के अंदर कुछ एक, कोर्ट फीस एक्ट किन किन चीजों के लिए है कि अगर हाई कोर्ट में केस फाइल होता है तो कितनी कोर्ट फीस होगी वो बताया गया है। बेसिक जो नॉर्मल बातें हैं। तो अब आते हैं अपने कोर्ट फीस इन केस ऑफ हाई कोर्ट। कोर्ट फीस in case before
हाई कोर्ट आपका चैप्टर 2 सेक्शन, बहुत छोटा सा सेक्शन, मतलब बहुत छोटा सा एरिया है, सेक्शन 3 से लेकर 5, बट यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि छोटा सा है, बड़ा सिंपल सी बातें इसमें बोली गई है। सेक्शन 3 to 5 कि भाई सेक्शन 3 to 5 क्या बताता है? सेक्शन 3 to 5 बताता है कि हाईकोर्ट के सामने अगर केस आता है, एक और नाम भी है जो आजकल लगता नहीं है, पहले हुआ करता था, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट्स। बता देता हूं मैं आपको ये क्या होता है पहले, ठीक है? तो ध्यान देना, सेक्शन 3 से 5 जो आपका चैप्टर 2 है, वो बताता है कि भाई हाईकोर्ट के सामने अगर केस फाइल होता है, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट के सामने अगर केस फाइल होता है, तो कितनी कोर्ट फीस पे करनी होगी। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दे देना कि भाई ये जो अपने एरिया पढ़ रहे हैं, ये अप्लाई किसको होता है? हाई कोर्ट को, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट्स। ये कुछ नहीं होती थी, ऐसा होता था कि सिविल के अंदर, सिविल के मामलों के लिए ना, इन बंगाल, कलकत्ता बोल दो चाहे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, यहां पर क्या था ना, जो सिविल के छोटे मोटे मामले थे उनके लिए एक स्मॉल कोज कोर्ट, स्पेशली एक कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी, जो छोटे मोटे पैसे के मामले थे उनके लिए। इसको हम बोलते थे प्रेसिडेंसी, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल लेवल पे होती थी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। तो इनको बोला जाता था प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट। कहां पर होती थी ये? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो सिविल में, मतलब सीपीसी अपना कब का है? 1908 का है, उस समय की बातें हैं ये। तो ये तो 1870, मतलब उससे पहले भी चलता था ये। बट आज के समय में ऐसी कोर्ट्स नहीं है। आज के समय में तो सिंपल सिस्टम है भाई, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट, ठीक है, या फिर मान लो आपकी सिविल जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, ये स्मॉल कोर्ट कोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। बट पहले क्या होता था, स्मॉल कोर्ट कोर्ट जो होती थी वो स्पेशल इसी पर्पस के लिए होती थी, और वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के कंट्रोल में आती थी। जो स्मॉल कोर्ट कोर्ट होती थी ना, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के कंट्रोल में होती थी। वो ऐसा नहीं है कि जैसे आज का जो हायरार्की है कि लोअर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर है, डिस्ट्रिक्ट जज हाई, नहीं, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंडर में होती थी, ठीक है। अब हालांकि ये चीजें खत्म हो गई हैं, तो बट फिर भी अपने ध्यान रख लेना, अगर हालांकि पूछेगा नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना कि हाई कोर्ट और स्मॉल कोर्ट कोर्ट को लगता है, बस अपने इतना ध्यान रख लेना कि सेक्शन 3 से 5 हाई कोर्ट को लगता है। अब ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, अपने अभी पढ़ेंगे कोर्ट फीस के बारे में, पढ़ेंगे भाई हाई कोर्ट में जो कोर्ट फीस है वो कितनी है, कैसे है, क्या, कहां से पता लगता है, ये सब चीजें। पर पहले ही ध्यान देना, जो भी हम पढ़ेंगे ना कि भाई हाई कोर्ट में किसी मामले को लेकर फीस इतनी होगी, कितनी भी, मान लो कोई भी मामला आपने पढ़ेंगे कि यार अगर ये केस फाइल होता है ना हाई कोर्ट में, अगर ये सूट फाइल होता है तो ये फीस इतनी होगी, ठीक है जी। तो ध्यान देना, चाहे आपसे वो पूछ ले कि हाई कोर्ट में सूट फाइल होता है एक्स मैटर, कोई भी मैटर को लेकर, उसकी फीस कितनी होगी, तब भी हम वही आंसर लिखेंगे। वो पूछ ले कि भैया अगर अपील फाइल होता है इस मैटर को लेकर तब कितनी फीस होगी, तब भी हम यही बात लिखेंगे। अगर वो पूछ ले कि भाई मामला फाइल होता है हाई कोर्ट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली वो मामला हाई कोर्ट के पास नहीं था, हाई कोर्ट अपने पास लेकर आई है, तब फीस कितनी होगी। अपील में फाइल होता है तब फीस कितनी होगी। हाई कोर्ट में ये मामला रेफरेंस में गया है तब कोर्ट फीस कितनी लगेगी। हाई कोर्ट में ये मामला रिवीजन में गया है तब कोर्ट फीस कितनी लगेगी। आंसर सबका सेम होगा। ध्यान देना, जो हम अभी टॉपिक पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट में अगर इस चीज को लेकर सूट फाइल होता है तो कोर्ट फीस होगी इतनी। सूट मतलब ओरिजिनल केस, डायरेक्ट, यहां पर सूट का मतलब क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल अपने निकाल ही लेते हैं, चलो आप ले आइए, चलो मैं ही बता देता हूं ऐसे। जैसे एक एग्जांपल है भाई, हाई कोर्ट में ना अगर विल का मामला है, विल को लेकर कोई केस फाइल होता है,
तो कितना लगेगा 3%। जो भी विल का वैल्यूएशन बन रहा होगा उसका 3% आपको कोर्ट फीस देना होगा। हाँ अभी करूंगा, अभी मेंशन करूंगा, अभी मैं आपको ना बेसिक बात बता रहा हूँ, सेक्शन नंबर सब कुछ बताऊंगा। ये बात मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बात ऐसे समझोगे तो आपको बहुत इजी समझ आएगी। ये क्या कहता है भाई, मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कोर्ट में ना विल को लेकर केस फाइल हो रहा है। तो विल को लेकर अगर केस फाइल होता है तो आपका कोर्ट फीस कितना लगता है कि विल की जितनी भी वैल्यूएशन है, फॉर एग्जांपल विल की वैल्यूएशन है 100,000 रुपए, विल की वैल्यूएशन कितनी बन रही है 1,000 रुपए, तो उसका 3%। ये सेक्शन जो भी अपने सेक्शन पढ़ेंगे ये क्या कहता है कि अगर हाईकोर्ट में सूट मतलब ओरिजिनली केस फाइल हो रहा है डायरेक्ट पहली बार, और हाईकोर्ट का उस मामले में ज्यूरिसडिक्शन है, कोर्ट फीस कितना होगा 3%। आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हाईकोर्ट में ना विल को लेकर अपील फाइल हो रही है, कोर्ट फीस कितनी होगी। हाईकोर्ट में विल मामले में रेफरेंस फाइल हो रहा है, रेफरेंस मतलब लोअर कोर्ट ने केस, विल का केस था, हाईकोर्ट को भेज दिया, कोर्ट फीस कितनी होगी। हाईकोर्ट ने विल मामले को लेकर रिवीजन एक्सरसाइज किया, रिवीजन मतलब केस अपने पास लिया है, कोर्ट फीस कितनी होगी। हाईकोर्ट के पास विल का केस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन में, कोर्ट फीस कितनी होगी। तो कानून कहता है कि हाईकोर्ट में जब अपने टॉपिक पढ़ते हैं तो हाईकोर्ट में हम जहां पढ़ते हैं ना कि हाईकोर्ट के पास अगर केस ओरिजिनली आता है मतलब हाईकोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है उस केस को लेकर और डायरेक्ट पहली बार केस हाईकोर्ट के पास आ रहा है, तब कोर्ट फीस इतनी लगेगी, ये लगेगी। तो चाहे अब वो केस अपील में आ रहा हो, चाहे वो केस फिर रेफरेंस में आ रहा हो, चाहे वो केस रिवीजन में आ रहा हो, तब भी कोर्ट फीस उतनी ही रहेगी। इन शॉर्ट, केस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा हो हाईकोर्ट में, केस अपील में आ रहा हो हाईकोर्ट में, केस रेफरेंस में आ रहा हो, केस रिवीजन में आ रहा हो, कोर्ट फीस इतनी ही रहेगी। तो हम जो अभी बातें पढ़ेंगे ना कोर्ट फीस को लेकर कि हाईकोर्ट में अगर ये केस फाइल होता है तो कोर्ट फीस इतनी होगी, आपसे वो चाहे कैसे भी पूछ ले कि हाईकोर्ट में ये केस फाइल होता है, हाईकोर्ट में इस मामले की अपील फाइल होती है, हाईकोर्ट में इस मामले की रेफरेंस फाइल होती है, हाईकोर्ट में इस मामले की रिवीजन फाइल होती है, कोर्ट फीस कितनी होगी, आप बोलोगे भैया कोर्ट फीस यही होगी। ये बात अब आते हैं, अभी तक कोई डाउट, फिर मैं अब सेक्शन नंबर पे आता हूं। ठीक है, अब आ जाइए आगे, अब आते हैं टॉपिक पे। सेक्शन 3 to 5, सेक्शन 3 पे आते हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 बात करता है हाईकोर्ट के अंदर, वो कहता है भाई हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट में अगर कोई केस फाइल होता है ना तो आपको कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल पे करनी होगी। अब बात आती है कोर्ट फीस किसको पे करोगे, पे करोगे किसको। तो ऐसा है जी, हाईकोर्ट की कोर्ट फीस, अरे कोर्ट फीस पे करनी होती है क्लर्क को या ऑफिसर को। जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट होते हैं ना, वकील नहीं, ऑफिसर ऑफ कोर्ट वकील वाले नहीं, जो स्टाफ होता है, जो क्लर्क रखा जाता है, यूडीसी एलडीसी जिनका काम होता है ये, जो ट्रेजरी के ऑफिसर्स होते हैं वो लोग, इनको हम कोर्ट फीस सबमिट करवाते हैं। कोर्ट फीस ऐसा नहीं है कि जाके जज के बेंच पे रख दी जाती है कि सर ये लो कोर्ट फीस, ऐसा नहीं होता। तो कोर्ट फीस किसको पे की जाती है, क्लर्क, जो जिनका काम होता है, या फिर जो ट्रेजरी के ऑफिसर्स होते हैं इनको। कोर्ट फीस वकीलों को नहीं दी जाती, नॉट टू अटर्नी। कोर्ट फीस शेरिफ, शेरिफ मतलब जो ये जज के साथ रहते हैं लोग, उनको नहीं दी जाती है, या जज बोल दो। जो क्लर्क होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम होता है ये, उनको कोर्ट फीस जमा कराई जाती है। ठीक है, एक चीज अब ध्यान देना, यहां से प्री के क्वेश्चन बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो हाईकोर्ट के केस, हाईकोर्ट के केस में कोर्ट फीस पे करनी होगी, कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 3। कोर्ट फीस किसको देनी होती है, क्लर्क के ऑफिसर्स को। अब बताइए सेक्शन 3 कौन कौन से हाईकोर्ट के केस में नहीं लगती है। सेक्शन 3 कौन कौन से हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट ऑफ केरला, मैसूर, राजस्थान, ये जो 3 हाईकोर्ट के स्टेट है इनको नहीं लगती है, नॉट अप्लाई। सेक्शन 3 लगेगा ही नहीं, सेक्शन 3 मतलब सेक्शन 3, 4, 5 लगेगा ही नहीं। हाईकोर्ट ऑफ केरला के अंदर केस फाइल हो रहा है, हम कोर्ट फीस सेक्शन 3 से 5 के हिसाब से नहीं देखेंगे।
हाई कोर्ट ऑफ मैसूर में केस फाइल हो रहा है, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में केस फाइल हो रहा है, हम कोर्ट फीस इनके हिसाब से नहीं देखेंगे। कहां से कैसे देखेंगे? इन्होंने भैया अपने खुद के रूल बना रखे हैं या इन्होंने अपने आप को कोर्ट फीस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, इनके अंदर मान लो जैसे राजस्थान में तो क्या राजस्थान सूट वैल्यूएशन निकाल रखा है, तो हो सकता है इस वजह से। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा सेक्शन बात करता है फॉर वैल्यूएशन ऑफ कोर्ट फीस इन केस ऑफ सूट इंस्टीट्यूटेड? हाई कोर्ट के सामने जो केस होता है उसके लिए कोर्ट फीस की वैल्यूएशन। हाई कोर्ट में जो केस फाइल होता है, कोर्ट फीस किसको दी जाती है या किसको नहीं दी जाती है? सेक्शन 3 या सेक्शन 4 बोल दो, सेक्शन 3 बोल दो, सेक्शन 4 बोल दो, सेक्शन 5 बोल दो, किसको नहीं लगता है? 3 हाई कोर्ट्स को नहीं लगता है। कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक? कोई भी डाउट अभी तक? अब ध्यान देना, हाँ सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में अभी एक और बात है। हाँ जी, ये पूरा सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 ये बोलता है कि हाई कोर्ट के केस में जो सूट फाइल होता है, कोर्ट फीस किसको देनी होती है, किसको नहीं देनी होती है। हाई सेक्शन 3, 4, 5 किसको नहीं लगता है, ये पूरा सेक्शन 3 है। हालांकि सेक्शन 3 में एक लिस्ट और है, वो मैं लिस्ट आपको वैसे ही भेज दूंगा। एक लिस्ट है, सॉरी ऐसे करके ना एक लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट है कि हाई कोर्ट में कौन से सूट की कितनी कोर्ट फीस है। वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, मतलब लिस्ट से भेज दूंगा मैं आपको। आप वो, क्योंकि मैं ऐसे यहाँ बताऊंगा वो एक ही बात है कि भाई विल में कितनी है, उसमें कितनी है। अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो आप उसका डिस्कशन कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है, कल की जो क्लास होगी। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन फिर भी इतना कम चांसेस है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हो गया सेक्शन 3, सेक्शन 3 हो गया अभी हाई कोर्ट के केस में। अब आ जाइए सेक्शन 4, जो आपने अभी बात पढ़ी थी ना। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है कि जो आपका सेक्शन 3 है ना, वो हाई कोर्ट को अप्लाई होता है ऑल्सो इन केस ऑफ, चाहे हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रही है अपनी एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, चाहे हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रही है अपनी रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन, भाई मामला रिवीजन में आता है। हाई कोर्ट में के पास मामला आता है रेफरेंस में। हाई कोर्ट अपनी एक्सरसाइज करती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन। नॉर्मली तो मामला जब आता है तब हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन, कि हाई कोर्ट के पास ही मामला आ रहा है और मामला हाई कोर्ट के पास आना भी था। ऑर्डिनरी बोल दो या ओरिजिनल बोल दो। पर अगर मामला हाई कोर्ट के पास अपील में आता है, रिवीजन में आता है, रेफरेंस में आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तब भी कोर्ट फीस उतनी ही होगी जितनी सेक्शन 3 में बताई गई है। ये सेक्शन 4 बोलता है, जो अपने डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए सेक्शन 5, जहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 कहता है भी ऐसा होता है, हाईकोर्ट में क्या होता है ना, जब आप हाईकोर्ट में केस फाइल करते हो तो ऐसा होता है कि जो जजेस तो सिर्फ केस को सुनते हैं, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें होती है ना, ये नीचे के क्लर्क ही करते हैं। तो वकील भी आता है ना, वकील की जज को ले, जज से इतनी कोई डायरेक्ट बात नहीं होती है। ये नहीं है कि आके अरे सर वो कोर्ट फीस इतनी ले रहे हैं सर, आप उनको कहिए कि कोर्ट फीस ज्यादा है, कोर्ट फीस कम करवाइए। ऐसा कुछ नहीं होता। हाईकोर्ट एक प्रॉपर स्टैंडर्ड से चलता है। लोअर जुडिशरी में तो फिर भी ठीक है, वो जज के मान लो बराबर डायस पे ही आ जाते हैं पूरे, जो बना होता है ना ऊंचा सा डाइस, वहीं पे आ जाते हैं कि साहब थोड़ा देख लो, कोर्ट फीस ज्यादा है, ये है, इस चीज की हमें फीस माफ कर दो, ये कर दो, ठीक है। लो हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता। तो हाई कोर्ट में एक क्वेश्चन उठता है कि यार जो केस फाइल कर रहा है या फिर जो वकील है ना, वो कह रहा है कि कोर्ट फीस बनती नहीं है, या वो कह रहा है कि कोर्ट फीस कम बनती है। और जो क्लर्क है, जो ऑफिसर है, जिसका काम है भाई कोर्ट फीस किसको जमा होती है, क्लर्क या ऑफिसर को,
जिसका काम है वो कह रहा है नहीं कोर्ट फीस बनती है, या कह रहा है कि नहीं आप जितना अमाउंट बोल रहे हो उससे ज्यादा। इन शॉर्ट कोर्ट फीस को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है किसके किसके बीच में, जो क्लर्क ऑफिसर है वो और जो केस फाइल कर रहा है या फिर उसका वकील। तो पार्टी और हाई कोर्ट के बीच में अगर कोर्ट फीस को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो वो डिस्प्यूट डिसाइड कौन करता है, तो एक ऑफिसर है, ध्यान देना। सेक्शन 5 क्या है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन हाई कोर्ट एंड पार्टी रिलेटिंग टू कोर्ट फीस। अब ये डिस्प्यूट कुछ भी हो सकता है, पार्टी कह सकती है कि सर कोर्ट फीस बनती नहीं है, या फिर पार्टी कह सकती है कि सर कोर्ट फीस कम बनती है, आप ज्यादा बोल रहे हो। हाई कोर्ट मतलब क्लर्क या ऑफिसर, क्योंकि हाई कोर्ट के बिहाफ पे वही कलेक्ट करते हैं। तो मामला किसको जाएगा, तो ध्यान देना ये आया हुआ क्वेश्चन है, टैक्सिंग ऑफिसर। ये एक पोस्ट रखी जाती है, क्या नाम है भाई साहब का, टैक्सिंग ऑफिसर। इनको मामला भेजा जाता है। अब ध्यान देना, पहले सबसे पहली बात, अभी आगे इसमें और बातें भी हैं, ठीक है, कि भाई ये जो टैक्सिंग ऑफिसर है ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है। टैक्सिंग ऑफिसर जो है अपॉइंट किसके द्वारा, हेलो आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो टैक्सिंग ऑफिसर है ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। टैक्सिंग ऑफिसर, पहले टैक्सिंग ऑफिसर पे आ जाते हैं, ठीक है। टैक्सिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। तो ध्यान देना, अभी इसमें और बहुत बातें बाकी हैं, एक बार इतना रखना ध्यान, फिर अपने इस पे आगे बातों पे आते हैं। अब ध्यान देना है, पहला कोई डिस्प्यूट होता है हाई कोर्ट और पार्टी के बीच में कोर्ट फीस को लेकर, तो मामला किसके पास जाता है, टैक्सिंग ऑफिसर। टैक्सिंग ऑफिसर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, चीफ जस्टिस के द्वारा। अब आ जाइए जी छोटी मोटी जो बातें हैं, जो यहां से और आपको अलग बातें पूछी जा सकती है। नॉर्मली तो क्या है, डिस्प्यूट किसके पास जाता है, नॉर्मली डिस्प्यूट किसके पास जाएगा, टैक्सिंग ऑफिसर के पास। पर अगर जो डिस्प्यूट है वो है ऑन क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, भाई टैक्सिंग ऑफिसर को लगता है डिस्प्यूट है ऑन क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। जनरल इंपॉर्टेंस ऐसा है जी भाई, ये मामला ऐसा है कि जहां पर ऐसा नहीं कि कोर्ट फीस एक्ट को देख के हम बता सकते हैं, नहीं, मामला ऐसा है जहां पर कोर्ट फीस एक्ट की भी इंटरप्रिटेशन चाहिए, जहां पर ऐसा है कि थोड़ा ये कहते हैं ना रीजनेबल एक डिसीजन चाहिए। कोर्ट फीस एक्ट में किसी चीज को लेकर बात लिखी नहीं गई है और टैक्सिंग ऑफिसर को लगता है कि यार बात लिखी नहीं गई है, इस पे जो डिसीजन देने की पावर है वो कोई एक ऑफिसर या जज दे तो ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जो क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। ये जनरल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, कोई ऐसा मैटर जिसपे कोर्ट फीस साइलेंट है, कोर्ट फीस एक्ट साइलेंट है, उसको हम बोलते हैं जनरल इंपॉर्टेंस। वहां पर डिस्प्यूट किसके पास जाएगा, डिस्प्यूट जाएगा जी टू चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस। अब ध्यान देना, नॉर्मली डिस्प्यूट किसके पास जाता है, टैक्सिंग ऑफिसर के पास। अगर डिस्प्यूट है जनरल इंपॉर्टेंस का तो मामला किसके पास जाता है, चीफ जस्टिस के पास। टैक्सिंग ऑफिसर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, चीफ जस्टिस के द्वारा। किसके द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा। अब आ जाइए एक छोटा सा ये और पढ़ लेना, स्मॉल कोज कोर्ट के केस में, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट्स के केस में अगर डिस्प्यूट है, वही कोर्ट फीस को लेकर अगर डिस्प्यूट है तो मामला किसको जाएगा, क्लर्क के पास, क्लर्क ऑफ कोर्ट। किसके पास, क्लर्क ऑफ कोर्ट। और यहां पर भी यही बात बोली गई है कि अगर मामला जनरल इंपॉर्टेंस का है, जनरल इंपॉर्टेंस का है, तब फिर मामला जाएगा जज ऑफ कोर्ट, क्योंकि यहां पर तो चीफ जस्टिस ये सब होते नहीं है। अब ध्यान देना एक बात, फिर आपके कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। पहला, अगर कोर्ट फीस, चलो हाईकोर्ट का पूरा ही पढ़ लेते हैं। सेक्शन 3 से 5 हाईकोर्ट को लेकर कोर्ट फीस की बात करता है। सेक्शन 3 बोलता है कि भैया ऐसा है
हाई कोर्ट में कोई भी केस फाइल होगा, उसके अंदर कितनी कोर्ट फीस पे की जाएगी, वो सेक्शन 3 बात करता है। कोर्ट फीस किसको पे की जाएगी? क्लर्क और ऑफिसर्स को, वकीलों को नहीं पे की जाती। सेक्शन 3, 4, 5 सारे मान लो, 3, 4, 5 किसको नहीं लगता? हाई कोर्ट ऑफ केरला, मैसूर और कलकत्ता, सॉरी केरला, मैसूर, कलकत्ता, क्या हाई कोर्ट ऑफ केरला, मैसूर और राजस्थान। ठीक है, अब आ जाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 बोलता है कि जो सेक्शन 3 कहता है ना कि हाई कोर्ट में अगर केस फाइल होता है तो चाहे तो हाई कोर्ट में केस फाइल हो रहा हो, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, रिविजनल, रेफरेंस, किसी में भी, तब भी सेक्शन 3 वैसे का वैसा ही लगेगा, कोर्ट फीस उतनी ही रहेगी। सेक्शन 5 दो चीजों पे आता है। सेक्शन 5 कहता है भाई अगर मान लीजिए कोर्ट फीस को लेकर डिस्प्यूट है, और कहां पर है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कोई केस फाइल हो रहा है और पार्टी और हाई कोर्ट के बीच में कोर्ट फीस को लेकर डिस्प्यूट है, तो मामला कौन देखेगा? टैक्सिंग ऑफिसर। और अगर डिस्प्यूट है ऑन क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसे मामले पर जिसपे कोर्ट फीस एक्ट साइलेंट है, तो मामला किसके पास जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। टैक्सिंग ऑफिसर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? चीफ जस्टिस द्वारा। प्रेसिडेंसी स्मॉल कोज कोर्ट में अगर डिस्प्यूट है तो मामला किसके पास जाएगा? क्लर्क, जो क्लर्क है। और अगर जनरल इंपॉर्टेंस का है तो जज के पास। इतनी सी बात है। क्वेश्चंस कई आए हैं अपने ने जो इसके अंदर देखे हैं। एक्साइज एक्ट कब फोर्स में आया, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, 1A, 1B, ये सारे के सारे क्वेश्चन सेक्शन इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता रहा हूं, ठीक है? तो प्लीज इसको लेकर अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट रहे कुछ भी रहे तो आप पूछ लेना। आज की क्लास अपनी इतनी है, अपनी क्लास खत्म है। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। पीवाईक्यूज सब्जेक्ट वाइज बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिलेंगे। अभी अपने पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, आपके 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं, रेंट और एक्साइज। दोनों के एमसीक्यूज अपलोड है। फिर भी किसी को कोई एमसीक्यू ना मिले तो बता देना, आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। नोट्स रिलेटिंग टू माइनर लॉज की बात कर रहे हैं निदा? माइनर, अच्छा जीके के क्या, सॉरी पूरा मैंने ऊपर वाला में, जीके के नोट्स आपके चालू कर देंगे आज से। मैं कल थोड़ा बिजी हो गया था, आपके आज से जीके के नोट्स भेजने चालू कर देंगे आपको, छत्तीसगढ़ जीके के। ओके जी, ठीक है फिर, थैंक यू। आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।